इस कहानी की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर ताकेरू को देखते हैं, जो कि एक काफी नॉर्मल सा बंदा है। उसे हर दिन ऑफिस जाना पड़ता है। काफी घंटे काम करके वो घर भी आ जाता है, पर अब वो कहने लगता है कि मेरी ये लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग है। हर बार मुझे सेम जगह पर जाना पड़ता है काम करने के लिए, मुझे सेम काम भी करना पड़ता है और घर भी मुझे सेम आना पड़ता है। मेरी ये ऑर्डिनरी लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग है। काश मेरी लाइफ मजेदार होती। ऐसा बोलने के बाद अब ताकेरू जैसे ही टीवी को ओपन करता है, वो एक अलग ही जगह पर आ जाता है और अब उसके सामने एक बंदा बैठा हुआ था, जिसे देखकर अब ताकेरू हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बंदा अब कहता है कि मैं वो पर्सन हूँ जो कि सोलर सिस्टम का ख्याल रखता है, तुम मुझे भगवान मान सकते हो। मैं पूरे यूनिवर्स को भी मैनेज करता हूँ। ऐसा बोलकर वो बताता है कि लेकिन मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, ये प्लेनेट जिसका नाम मेडियस है, जितनी भी मैं कोशिश कर लूँ, यहाँ की चीजें सही होती ही नहीं हैं। यहाँ की सिविलाइजेशन कोलैप्स होती ही जा रही है, इसलिए मुझे अब डायरेक्टली ही इंटरफेयर करना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद वो ताकेरू से कहता है कि मैं तुम्हें वहां पर भेजूंगा, जिससे कि इस दुनिया के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। ये सुनकर अब ताकेरू हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम इतना बड़ा झटका मुझे अचानक से ही कैसे दे सकते हो। तो गॉड कहता है कि लेकिन तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, तुम ऑलरेडी मर चुके हो। अगर तुम इस दुनिया के अंदर नहीं जाओगे तो तुम्हारी जो आत्मा है वो गायब हो जाएगी। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे ही खाली हाथ नहीं भेजूंगा, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। मतलब तुम कह सकते हो कि मैं तुम्हें स्पेशल एबिलिटीज दूंगा। ऐसा बोलकर गॉड अब ताकेरू को मैजिक यूज करने की पावर दे देता है। और अब वो कहता है कि तुम्हें और कुछ चाहिए क्या, जिस पर अब ताकेरू कहता है कि हाँ, मुझे एक क्यूट सी पार्टनर चाहिए। तो अब गॉड भी इस चीज को नोट कर देता है और कहता है कि ठीक है, जब समय आएगा तब तुम अपनी पार्टनर से मिल लोगे। मैं अब साथ में तुम्हारी स्काउटिंग स्किल्स को भी बूस्ट कर रहा हूँ, जिनसे तुम मटेरियल्स को इकट्ठा कर पाओगे। उन मटेरियल्स को इकट्ठा करने के बाद तुम उन्हें पैसों के लिए बेच भी सकते हो। मैं तुम्हें एक हैंडी बैग भी दूंगा, जिसके अंदर तुम सारी चीजों को स्टोर भी कर पाओगे। साथ में मैं तुम्हें इस दुनिया की लैंग्वेज भी दे दूंगा और काफी सारे रेजिस्टेंस भी दे दूंगा। ये सब करके अब गॉड नोटिस करता है कि शायद से उसने ताकेरू को कुछ ज्यादा ही पावर्स दे दी। वहीं पर इससे पहले कि ताकेरू उससे कुछ भी कह पाता, वो अब यहाँ से गायब हो जाता है और अब वो अपनी नई बॉडी के अंदर आ जाता है। वो अब देखता है कि वो तो एक काफी गहरे जंगल में है, तो वो अब डिसाइड करता है कि उसे सबसे पहले एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर काफी सारे लोग हों, जैसे कोई विलेज वगैरह। काफी आगे चलने के बाद फाइनली उसे एक विलेज मिल भी जाता है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके पास तो पैसे नहीं है और अगर वो बिना पैसों के जाएगा तो उसे वहां पर रहने दिया ही नहीं जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कुछ पैसे कमाने की। तभी उसे याद आता है कि गॉड ने उसे बताया था कि अगर तुम मटेरियल्स को इकट्ठा करके उन्हें बेचोगे तो तुम्हें उसके पैसे मिलेंगे। तो अब ताकेरू मटेरियल्स को ढूंढने के लिए अपने स्काउटिंग मैजिक को एक्टिवेट करता है, पर कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर वो शर्मा जाता है और कहता है कि मेरी पावर्स एक्टिवेट क्यों नहीं हुई। वो अब अपनी पावर को यूज करने के लिए एक और वर्ड ट्राई करता है, जो कि होता है सर्च। और अब उसकी जो पावर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। ताकेरू की सर्च स्किल अब उसे बता रही होती है कि जितना भी सामान है वो कहाँ कहाँ पर है। ये देखकर ताकेरू समझ जाता है कि इसका मतलब वर्ड पे डिपेंड करता है कि उसकी मैजिक स्किल कैसे एक्टिवेट होगी। वो अब कहता है कि मैं इन मटेरियल्स के बारे में डिटेल में भी जानना चाहता हूँ, इसलिए वो कहता है चेक, इन्वेस्टिगेट या फिर स्कैन। पर अब स्कैन कहने पर वो अब मटेरियल्स को डिटेल्स में पढ़ पा रहा है और अब ताकेरू अपना सबसे पहला मटेरियल इकट्ठा करता है, जो कि बी रैंक का होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकेरू को अब जितना भी सामान मिलता है वो उन सभी को ही कलेक्ट कर लेता है, पर ज्यादातर सामान उसे लो रैंक का मिला हुआ है। और अब देखते देखते वो काफी सारे मटेरियल्स को इकट्ठा कर लेता है और अब फाइनली वो विलेज में पहुंच जाता है। वहाँ का गार्ड अब उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम तो काफी लंबे हो, क्या तुम एक वॉरियर हो या फिर तुम एक स्वॉर्ड्समैन हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो बस मटेरियल्स बेचने के लिए आया हूँ। जिस पर अब वो गार्ड भी अब अपना नाम बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम मैर्लो है और इस विलेज का नाम टोर्मी है। इस विलेज के अंदर तुम्हें एक शॉप दिखेगी जहाँ पर तुम अपने मटेरियल्स को जाकर बेच सकते हो। तो अब ताकेरू भी अब अंदर चला जाता है। वहीं पर सभी लोग अब उसे देखकर हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि ताकेरू की हाइट बहुत ही ज्यादा बड़ी है। जिसके बाद वो सभी सामान को बेचने के लिए उसी दुकान पर पहुंच जाता है। वो दुकानदार को सबसे पहले एक टट्टी दिखाता है, जो कि बी रैंक की है। वहीं पर अब दुकानदार तो इतनी कमाल की चीज को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि इस चीज के लिए मैं तुम्हें 5 सिल्वर कॉइन दूंगा। तो ताकेरू कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कितने पैसे होते हैं, क्या इतने पैसे में मैं आज रात में एक इन में रुक पाऊंगा। तो दुकानदार कहता है हाँ, एक रात के लिए तुम्हें 500 देने पड़ते हैं और एक सिल्वर कॉइन 1000 के बराबर होता है।
तो अब ताकेरू कैलकुलेशन करता है और अब वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि जो टट्टी उसे मिली है वो 30,000 रुपए की है। ताकेरू अब उसे टट्टी को बेच देता है, जिसके बाद वो उस दुकानदार को और भी सामान दिखाता है जो कि उसने इकट्ठा किया है। ये सभी सामान देखकर वो दुकानदार भी हैरान हो जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम मटेरियल्स इकट्ठा करते हो। ऐसी बात है तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक जॉब है। मैं चाहता हूँ कि ईस्टर्न माउंटेन पर जो मिसरिल और मिलते हैं तुम जाकर उन्हें कलेक्ट करो। मैं तुम्हें वहां पर जाने का मैप भी दूंगा और जो तुम सामान लेकर आए हो मैं तुम्हें उसके 20 लाख रुपए दूंगा। पर याद रखना, जहां पर तुम सामान कलेक्ट करने के लिए जाने वाले हो वहां पर मॉन्स्टर्स होने वाले हैं। ये सुनकर तो ताकेरू भी थोड़ा बहुत डर जाता है। अगले सीन में अब उसे रहने के लिए एक इन मिल चुका है। तभी इनकी स्टाफ वहां पर उसके लिए गर्म पानी लेकर आ जाती है। ताकेरू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि इसका मैं क्या करूं। तो वो लड़की बताती है कि इससे तुम अपने आप को साफ कर लो। जिस पर ताकेरू कहता है कि लेकिन बात कहाँ पर है। तो वो लड़की अब कहती है कि हमारे पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं। अगर तुम्हें बात चाहिए तो तुम्हें एक नोबल बनना पड़ेगा। ये सुनकर अब ताकेरू काफी डिप्रेस हो जाता है कि उसे यहाँ पर बात नहीं मिलेगी। वो काफी थका हुआ है इसलिए उसे बात चाहिए। पर अब वो लड़की बताती है कि मैंने सुना है कि कुछ मैजिक हैं जो कि मैजिक का यूज करके दूसरे लोगों को साफ कर देते हैं, पर इस विलेज में वो लोग नहीं हैं। तो अब ताकेरू के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो वहां से उस लड़की को भेज देता है और अब वो ट्राई करता है मैजिक को यूज करने की। वो कहता है क्लीन और अब उसका मैजिक एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से पानी अब उसे अच्छे तरीके से साफ कर देता है। अगले दिन अब ताकेरू अपनी एक्सप्लोरेशन को फिर से कंटिन्यू करता है, पर अब उसे एक जगह पर एक मरा हुआ स्केलेटन मिलता है। ये स्केलेटन किसी सिक्योरिटी गार्ड का है। ताकेरू देखकर सोचता है कि शायद यहाँ पर लड़ाई करने के बाद ये मर गया होगा। तभी ताकेरू को उसके पास से एक फैमिली चार्म मिलता है जिसके अंदर एक लेटर भी होता है। ये लेटर उस सिक्योरिटी गार्ड की बहन का था। ये सब देखकर ताकेरू को बुरा लगता है, तो वो अब उस स्केलेटन को जमीन में गाड़ देता है और उसे रेस्ट इन पीस दे देता है। अगले सीन में अब रात होने वाली होती है, इसलिए ताकेरू अब वहाँ पर एक सर्कल बना लेता है और उस सर्कल के अंदर वो अपने बैरियर को एक्टिवेट कर देता है। वहीं पर अब वो बैठकर खाना भी पकाता है और उसे वो खाना काफी पसंद भी आता है। जिसके बाद अब ताकेरू व्हाइट ट्री के फॉरेस्ट में आ जाता है। इस फॉरेस्ट को फॉरेस्ट ऑफ एंशिएंट ड्रैगन्स भी कहा जाता है। ये एक डेंजर जोन भी है जहाँ पर मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। ताकेरू वहाँ पर अब काफी सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करता है। वो जोश जोश में अब आगे दौड़कर जा रहा होता है, पर अब वो जाकर एक खाई में गिर जाता है। ये देखकर अब वो बहुत ही डर जाता है, पर वो फ्लाई यूज करने लगता है, जिसकी वजह से अब उसकी लैंडिंग सेफली हो जाती है। नीचे आने के बाद अब उसे काफी सारे और भी दिखाई देते हैं। उन्हें वो इकट्ठा करता है, पर अभी तक उसे मिसरिल नहीं मिला है। सर्च यूज करने के बाद उसे पता चलता है कि एक और काफी अंदर तक दबा हुआ है। तो अब ताकेरू अपनी मैजिक का यूज करके उस जगह पर धमाका कर देता है और अब वो उस और को ढूंढ पाता है। इसके बाद अब वो और भी काफी सारे और को इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ता है, पर अब अचानक से उसे एक ऐसा पानी मिलता है जो कि ग्लो कर रहा था। स्कैन करने पर उसे पता चलता है कि ये तो मैजिक वाटर है, वो भी एंशिएंट ड्रैगन के घर का, और इसकी रैंक SS है। ताकेरू अब यहाँ पर इस पानी को इकट्ठा करने की सोचता है। वो उस पानी को इकट्ठा कर ही रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके सामने एक काफी बड़ा ड्रैगन आ जाता है। वह उसे कहने लगता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की। इतने बड़े ड्रैगन को भी देखकर ताकेरू डरता नहीं है। वो सीधा उससे कहता है कि माफ करना, तुम्हारी बिना परमिशन के मैं यहाँ आ गया। ये देखकर तो वो ड्रैगन भी हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो बताता है कि मैं ताकेरू हूँ और मैं एक इंसान हूँ। जिस पर वो कहता है क्या तुम एक इंसान हो, लेकिन तुम्हारे अंदर से तो मुझे काफी ज्यादा मैजिक पावर सेंस हो रही है। तुम जो कोई भी हो, तुम्हारा मैजिक मेरे बराबर का ही ताकतवर है। ये सुनकर अब ताकेरू कहता है कि क्या तुम एंशिएंट ड्रैगन हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ मेरा नाम वोल्डियस है। ऐसा बोलकर वो कहता है कि मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ, तुम्हारी ताकत से शायद मैं अपने बच्चे को रिवाइव कर पाऊंगा। यहाँ पर जितना ये माना है उसकी वजह से जो अंडा है वो हैच नहीं हो रहा है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ये मैजिक मिसरिल और दूंगा। ऐसा बोलकर अब वो ताकेरू को वो अंडा दे देता है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आखिर मैं इसका करूँ क्या। तो वोल्डियस कहता है कि इसके अंदर अपना मैजिक डालो। तो वो भी मान जाता है और अब वो उस अंडे के अंदर अपना मैजिक डालने लगता है, पर अब देखते देखते वो अंडा अब ताकेरू के काफी ज्यादा माना को खींचने लगता है। इस वजह से अब ताकेरू काफी बड़ी परेशानी में आ जाता है। पर अब ये सब कुछ देखकर वोल्डियस तो हंस रहा होता है। ये देखकर ताकेरू और भी घबरा जाता है। उसे लगने लगता है कि क्या वो मर जाएगा। वो सोचता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे काफी सारी और जगहों को देखना है।
और अब ताकेरू देखता है कि वो अचानक से एक अलग ही जगह पर आ चुका है और अब उसके सामने एक गॉड होता है पर वो अलग दिख रहा है। वो बंदा अब ताकेरू से कहता है कि तुम तो काफी केयरलेस हो। नॉर्मली जब लोगों के सामने ड्रैगन आते हैं तो लोग या तो बेहोश हो जाते हैं या फिर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं, पर तुमने ऐसा नहीं किया। ऐसे करके तुमने इस दुनिया के लॉस को ही बदल दिया। मैं इस दुनिया के अंदर हजारों सालों से कोशिश कर रहा था बदलाव लाने की, पर तुम तो इस दुनिया के अंदर काफी जल्दी बदलाव लेकर आ गए। लगता है कि उस गॉड ने तुम्हें कमाल की ब्लेसिंग्स दे दी है। ऐसा बोलकर वो कहता है कि तुमने एक क्यूट पार्टनर मांगी थी ना, तुम्हें वो काफी जल्द मिलने वाली है, पर वो तुम्हारे लिए काफी बड़ी एक परेशानी भी होगी। अगली सीन में अब ताकेरू को होश आ जाता है और अब वो देखता है कि वो जो अंडा है वो हैच हो गया है और अब उसमें से जो बेबी ड्रैगन निकलता है वो ताकेरू को आकर गले लगाने लगता है। वोल्डेस अब ताकेरू को उस बच्चे का नाम रखने के लिए कहता है, तो वो भी थोड़ा सोचता है और अब वो उसका नाम बी रख देता है। बी को भी ये नाम काफी पसंद आता है। वोल्डियस भी अब बी से कहता है कि तुम्हारा ये नाम सही रहेगा, जाओ जाकर अब पूरी दुनिया घूमो। जिसके बाद बी अब ताकेरू की पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। ये देखकर ताकेरू हैरान हो जाता है। वो वोल्डियस से कहता है कि तुम इसे मेरे साथ क्यों भेज रहे हो, ये तुम्हारा बेटा है, तुम मुझे जानते भी नहीं हो, तुम मेरे साथ इसे कैसे भेज सकते हो। तो वोल्डियस कहता है कि मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी पावर मुझसे भी काफी ग्रेट है। ऐसा बोलकर अब वो ताकेरू के बैग में कुछ कर देता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद अब बी भी अब ताकेरू को वही मिसाइल और दे देता है। वह अब उसे कहता है कि क्या तुम मेरी इस जर्नी को ज्वाइन करोगे जहाँ पर मैं मटेरियल्स को इकट्ठा करूंगा। बीबी कहता है हाँ। ये सुनकर अब ताकेरू कहता है ठीक है, पर उससे पहले तुम्हें साफ कर देते हैं। जिसके बाद अब ताकेरू अपने मैजिक का यूज करके उसे भी साफ कर देता है। अगले सीन में वो लोग अब इस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। ताकेरू अब ये नोटिस करता है कि रात होने वाली है, इसलिए वो अब यहीं पर ही कैंप करने का डिसाइड करता है। हम लोग को अब पता चलता है कि वोल्डेस ने ताकेरू को बैग को उस अंडरग्राउंड लेक से कनेक्ट कर दिया है और अब अपने बैग में से वही पानी निकालकर बी को पिला देता है। ग्रोथ के लिए बी को ये पानी पीना जरूरी है। वहीं पर बी के कहने पर ताकेरू भी उस पानी को पीता है। जिसके बाद अब वो बताने लगता है कि उसने दुकान से एक एनसाइक्लोपीडिया खरीदी थी। उसमें उसे पता चला था कि जो मैजिक स्टोन है वो काफी कीमती होते हैं, पर हम लोग अब देखते हैं कि ताकेरू तो मैजिक स्टोन को अपने हाथों से ही क्रिएट कर सकता है। जिसके बाद अब ताकेरू वही खाना बनाता है जो कि उसने पहले भी बनाया था। बी भी उसे टेस्ट करता है और उसे भी वो बहुत ही अच्छा लगता है। वो अब खुश होकर ताकेरू को गले लगा लेता है। तभी ताकेरू अब उसके स्टैट्स को पढ़ता है। उसे पता चलता है कि जो बी है वो बी रैंक का है और उसके पास काफी सारे स्किल्स हैं। ताकेरू कहता है कि लेकिन ये अभी भी एक बच्चा है और एक बच्चे को अच्छे से चीजें सिखाई जाती है। वो कहता है कि भले ही तुम मुझसे ताकतवर हो पर फिर भी तुम कोई भी रेकलेस चीज नहीं करोगे। इसके बाद अब अगले दिन वो लोग अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। ताकेरू अब उसी फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है जिसमें वो रात में भी आया था, पर अब ये फॉरेस्ट इतना डरावना नहीं लग रहा है जितना ये रात में लग रहा था। वो अब यहाँ पर मटेरियल्स को इकट्ठा कर रहा था, पर तभी अचानक से बी अब काफी डर के उसके पीछे आकर छिप जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। ताकेरू भी उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर अचानक से उन लोग के पीछे एक रॉक फैल्कन आ जाता है जो कि सी रैंक का होता है। ताकेरू अब वहाँ पर एक बैरियर लगा देता है और अब वो उसके ऊपर आइस से हमला करता है। इससे वो उस फैल्कन को काफी इजीली मार गिराता है। जिसके बाद वहाँ झाड़ियों में से अब वही मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं जो कि पता चलता है कि वो तो सरपेंट वुल्फ है, वो भी सी रैंक के हैं। उनकी हमला करने पर ताकेरू अपनी बॉडी को हल्का कर लेता है और अब वो उनके अटैक से बच जाता है। फिर अब वो अपनी बॉडी को काफी हार्ड कर लेता है और इजीली से सभी को हरा देता है। और अब ताकेरू जाकर सभी लोगों के मीट को इकट्ठा करने लगता है, पर अब वो लोग देखते हैं कि सामने तो और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं, जो देखकर भी अब ताकेरू को उड़ाने की कोशिश करता है, पर वो अच्छे से उड़ नहीं पा रहे होते हैं। इसलिए ताकेरू अपने वेट को हल्का कर लेता है। इस वजह से वो लोग अब एकदम से काफी ऊपर आ जाते हैं और अब भी अचानक से ही उसे छोड़ देता है, जिसकी वजह से ताकेरू अब नीचे आकर गिरता है। ताकेरू अब नोटिस करता है कि ये लोग तो उसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर कल उन लोगों ने कैंपिंग करी थी। इसका मतलब अब विलेज में वापस जाना उन लोगों के लिए इजी हो गया है। वो लोग अब विलेज की तरफ ही जा रहे हैं, जहाँ पर अब ताकेरू के हाथ में एक पेड़ की डंडी होती है। तो अब बी पूछने लगता है कि ये क्या है, तो वो बताता है कि ये मेरे बैग में था, ये फेमस ट्री यग्drasil का एक ब्रांच है। तो बी अब उसके अंदर अपना थोड़ा सा माना डाल देता है, जिसकी वजह से वो जो ब्रांच होती है वो अब एक छड़ी में बदल जाती है। तभी अचानक से बी को एक आवाज आने लगती है और वो फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। ताकेरू भी अब उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर बी उसे लेकर आता है, पर अब वो देखता है कि यहाँ पर तो एक एल्फ बैठी हुई थी, जिसे देखकर ताकेरू कहता है कि क्या इसके ऊपर मॉन्स्टर्स ने हमला किया है। तो वो लड़की कहती है नहीं, मैंने 3 दिनों से कुछ खाना नहीं खाया।
मुझे पानी पीना है। तो ताकेरू अब उसे पानी दे देता है, पर अब उसे फिर से भूख लग रही होती है। तो अब ताकेरू को याद आता है कि इन कीपर ने उसके लिए एक लंच पैक किया था। तो ताकेरू अब उसे वही दे देता है और उसे अब वो लंच काफी ही ज्यादा पसंद आता है। उसे ठीक देखकर अब ताकेरू कहता है कि एक बात बताओ, विलेज यहाँ से इतना भी दूर नहीं है, तो तुम यहाँ पर खाने की बिना कैसे हो? जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं जल्दी में थी। तो ताकेरू कहता है कि भले ही तुम जल्दी में थी, फिर भी कम से कम नॉर्मल राशन तो पैक कर लेती। ये तो कॉमन सेंस है। जो सुनकर अब वो एल्फ थोड़ी सी गुस्सा होने लगती है। वो अब अपना कारण बताने वाली होती है, पर अब ताकेरू को उसमें से काफी बदबू आने लगती है, जो देखकर अब वो एल्फ भी गुस्से में आ जाती है और कहती है ठीक है, ऐसी बात है तो मैं जा रही हूँ, वैसे भी मैं जल्दी में हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो भागकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ताकेरू अब फॉरेस्ट में से और भी मटेरियल्स को इकट्ठा करके अब फॉरेस्ट के बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर अब रोड पर उसे एक घोड़ा गाड़ी आती हुई दिखती है। वो लोग अब ताकेरू को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं टॉर्मी विलेज में जा रहा हूँ। जो सुनकर वो कहते हैं कि पैरों पर इतनी दूर जाना तो काफी मुश्किल है, क्या तुम एक मेज हो? तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस मटेरियल्स को कलेक्ट करता हूँ और उन्हें बेचता हूँ। जिस पर वो बंदा कहता है कि ये तो काफी रेयर है, वैसे अगर तुम टॉर्मी विलेज में जा रहे हो तो हमारे साथ चलो, हम भी वहीं जा रहे हैं। तो वो भी मान जाता है और वो भी आकर बैठ जाता है। वो वहाँ पर देखता है कि गैरेज में दो बच्चे होते हैं जो कि उसके काफी अच्छे से दोस्त बन जाते हैं। ताकेरू अब उनसे पूछने लगता है कि तुम लोगों ने मेरी मदद क्यों करी? क्या पता अगर मैं कोई गुंडा होता तो तब तुम लोग क्या करते? तो वो लोग कहते हैं कि अगर तुम गुंडे होते तो हमें पता चल जाता, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा आइटम है जो कि हमें बता देता है कि खतरा आसपास है। उस आइटम को देखकर ताकेरू सोचता है कि ऐसा आइटम तो मुझे भी बनाना चाहिए। वो अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, तो वो लोग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो लेडी बताती है कि मेरा नाम एलिजा है और इस लड़की का नाम है यूनन और इस लड़के का नाम है केन और उस बंदे का नाम है पोरन। तभी अचानक से उन लोगों को अब बी की भी आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर यूनन कहती है कि हमें दिखाओ कि ये क्या है। तो ताकेरू कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे तुम्हें ये दिखाना चाहिए, क्योंकि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा रेयर है। जिस पर एलिजा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मॉन्स्टर्स इतने रेयर नहीं होते हैं, एडवेंचरर्स उन्हें अपने साथ ही रखते हैं। तो ताकेरू भी मान जाता है और अब उन लोग को बी को दिखाता है। वो बताता है कि ये ब्लैक ड्रैगन का बच्चा है, पर अब उन लोग को ये नहीं बताता है कि ये एंशिएंट ड्रैगन का बच्चा है। वहीं पर अब वो लोग हैरान होकर कहते हैं कि ये एक ड्रैगन है, तो क्या इसका मतलब तुम एक ड्रैगन नाइट हो? तो वो कहता है नहीं, मुझे तो बस ये ड्रैगन का अंडा मिला था। ये सुनकर तो अब वो और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या, ऐसा तो हमने कभी पहले सुना ही नहीं। जिस पर अब ताकेरू कहता है कि क्या इसका मतलब ड्रैगन सही में रेयर होते हैं? तो एलिजा कहती है कि हाँ, रेयरली ही हम लोग को ड्रैगन नाइट्स देखने को मिलते हैं, पर एक असली ड्रैगन देखना तो उससे भी रेयर होता है। रात होने पर वो लोग अब एक जगह पर रुककर कैंपिंग करते हैं और अब थैंक्स के तौर पर ताकेरू उन लोगों के लिए खाना तैयार करता है। उन सभी को ये खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। पोरन को तो इतना पसंद आता है कि वो तो रोने ही लगता है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब एक साथ मजे करते हैं, वो नाचते हैं, गाते हैं। ये सब देखकर ताकेरू काफी खुश होता है, क्योंकि वो रात को काफी इंजॉय कर पा रहा है। ऐसा मजा वो अर्थ पर नहीं ले पाता था। जिसके बाद वो सो जाते हैं और अब अगले दिन उठते हैं। सभी लोग अब तैयारियां करते हैं जाने के लिए। इस बार हम लोग अब देखते हैं कि ताकेरू घोड़ा गाड़ी चलाता है और अब फाइनली वो लोग अब विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। वहीं पोरन और बाकी सभी लोग उसे गुड बाय करके चले जाते हैं। पोरन को वहां देखकर मार्ले कहता है कि अगर पोरन वापस आ गया तो इसका मतलब स्प्रिंग भी आने वाली है। स्प्रिंग किसी लड़की का नाम नहीं है, मैं यहाँ पर मौसम की बात कर रहा हूँ। वहीं पर अब ताकेरू से पूछने लगता है कि पोरन आखिर करता क्या है? तो वो बताता है कि विंटर्स में वो गर्म जगहों पर जाता है और वहाँ पर पैसे कमाने के लिए वो वीविंग करता है, यानी कि कपड़े बनाता है। इसके बाद अब ताकेरू अब वही दुकान पर आ जाता है जहाँ पर जेरोमी अब ताकेरू के सारे सामान को चेक करता है। ताकेरू वहीं पर उसे मिस्रिल और के साथ साथ मिस्रिल मैजिक और भी दिखाता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें आखिर ये कहाँ से मिला? इनके बारे में तो सिर्फ कहानियों में ही लिखा होता है। ये इतने ज्यादा कीमती होते हैं कि इनके सिर्फ कुछ ही टुकड़े मैजिक स्टोन को बदल सकते हैं पूरे किंगडम के अंदर। ताकेरू भी ये सुनकर इतना हैरान हो जाता है कि ये जो और हैं ये इतने पावरफुल होते हैं। वो कहता है कि मुझे तो बस ये ऐसे ही मिल गए हैं। वहीं पर अब जेरोमी कहता है कि तुम्हें तो इस दुनिया की कॉमन सेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। बेहतर रहेगा कि तुम बेलकाउन में चले जाओ। वो एक सिटी है जो कि इस विलेज से काफी बड़ी है। वहाँ पर तुम्हें एडवेंचरर गिल्ड भी मिलेगी और वहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिर ये दुनिया काम कैसी करती है। तुम वहाँ पर अपने मटेरियल्स को भी बेच सकते हो। तो ताकेरू भी अब उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में वो अपने रूम में आकर अब गिल्ड के बारे में जानने लगता है कि आखिर ये गिल्ड होती क्या है। गिल्ड के बारे में काफी सारी चीजें पता लगाने के बाद अब ताकेरू कहता है कि मैं काफी लकी हूँ कि मैं इस दुनिया में आया हूँ। मैं इस दुनिया के अंदर ट्रैवल करना चाहता हूँ और ऐसी चीजें देखना चाहता हूँ जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी।
तो अगर मैं एक एडवेंचरर बनूंगा तो मैं पैसे भी कमा पाऊंगा और साथ में ही ट्रैवलिंग भी कर पाऊंगा। वो अब डिसाइड कर लेता है कि वो अब बेलकाइम में जाकर गिल्ड को ज्वाइन करेगा, पर अभी भी मुझे इस विलेज के अंदर काफी सारी चीजें करनी है तो मैं बाद में वहां जाऊंगा। जिसके बाद वो आकर उस फैल्कन को कटवा देता है और अब उससे जितना भी खाना मिलता है वो पूरे विलेज में बांट देता है और इसी तरीके से वहां पर एक पार्टी मन रही होती है। इसी तरीके से पार्टी करने के बाद वही लड़की जो कि उस फैल्कन को काट देती है वो उस फैल्कन की बोन से सूप स्टॉक पाउडर बना देती है। वो लेडी अब कहने लगती है कि जब तुम कल चले जाओगे तब तुम्हारे बिना काफी सूना सूना लगेगा। विलेजर्स भी चाहते हैं कि तुम थोड़े समय के लिए और रुको, जिस पर अब ताकेरू कहता है कि माफ करना, पर बाहर की दुनिया में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि मैं देखना चाहता हूँ। तो वह कहती है ठीक है, पर अब अपने साथ ये रखो। ऐसा बोलने के बाद वो उसे लंच दे देती है। वो उसे काफी सारा लंच दे देती है क्योंकि बेलकाइम में पहुंचने में उसे पूरा 1 महीना लगेगा। अगले सीन में अब ताकेरू अपने रूम में आ जाता है। उसे पता चलता है कि जेरोमी इस मैजिकल मिथ्रिल ओर को खरीदेगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कीमती है। ताकेरू सोचता है कि शायद मुझे इसे किसी तरीके से यूज कर लेना चाहिए। वो कहता है कि इस विलेज ने मेरी काफी मदद करी है तो मैं इस ओर को किसी ऐसी चीज में बदल देता हूँ जिससे इस विलेज का फायदा होगा। वो अब उस लालटेन की तरफ देखकर सोचता है कि क्या मैं इसे इस ओर के साथ कंबाइन कर सकता हूँ। वो अब इस चीज को करने का ट्राई करता है और अब वो चीज परफेक्टली बन जाती है। लाइट भी अब ये देखकर काफी खुश होता है कि जो चीज वो बनाना चाहता था वो बन गई है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकेरू के अब जाने का समय हो चुका है। सभी लोग अब उसे गुड बाय करने के लिए आए हुए हैं। तभी वो उसी मैजिक टूल को मार्लो को दे देता है और कहता है कि इसे मैंने बनाया है। ये आइटम विलेज के चारों ओर एक बैरियर लगा देगा। इससे कोई भी मॉन्स्टर या फिर कोई गुंडा इस विलेज में एंटर नहीं कर पाएगा। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम हमें इतनी कीमती चीज देना चाहते हो। तो ताकेरू कहता है कि हाँ, ये मेरा एक शुक्रिया कहने का तरीका है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस आऊंगा तब तक तुम लोग सेफ रहोगे। तभी जेरोमी को अब पता चल जाता है कि ताकेरू ने इस आइटम को बनाने के लिए उसी मैजिकल मिसरिल और को यूज किया है। वो इसके बारे में ताकेरू से बात करने वाला था पर अब ताकेरू तो वहाँ से भाग ही जाता है। ताकेरू अब बेलकाइम की तरफ जा ही रहा होता है पर रास्ते में अब उसे एक काफी बड़ा क्रैब दिखाई देता है जिसकी रैंक C है और इस क्रैब को खाया भी जा सकता है। जैसे ही ताकेरू ये बात सुनता है वो अब इस क्रैब को हराने के लिए तैयार हो जाता है। वो अब लड़ने के लिए जाने वाला था पर तभी बी हमला करके उस क्रैब को बेहोश कर देता है। पर अब वहाँ पर और भी 2 क्रैब आ जाते हैं लेकिन अब वो इजिली उन सभी को हरा देते हैं। जिसके बाद अब रात भी हो जाती है। वो लोग अब वहीं पर कैंपिंग करते हैं और उन्हें क्रैब को पकाकर खा लेते हैं। और अब काफी ज्यादा ट्रैवल करने के बाद वो लोग अब फाइनली कमर्शियल सिटी ऑफ बेलकाइम यानी कि किंगडम ऑफ एल्जेरियो में पहुंच जाते हैं। स्कैन करने पर ताकेरू को ये भी पता चलता है कि यहाँ पर कॉन्टिनेंट का सबसे बिगेस्ट गिल्ड है। पर अब सिटी में एंटर करने से पहले इंस्पेक्शन हो रहा होता है। जो चेकिंग कर रहे होते हैं वो अब ताकेरू से कहते हैं कि तुम एक गैदरर हो, ये तो काफी रेयर बात है। क्या तुम यहाँ पर बेलकाइम में सामान बेचने आए हो? तो ताकेरू कहता है नहीं, जरा मैं गिल्ड ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो वो बंदा भी मान जाता है पर वो कहता है कि लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हारे ऊपर एवरास करना होगा। एवरास एक मैजिक होता है जिससे ये पता चलता है कि तुम अच्छे बंदे हो या फिर कोई गुंडे वगैरह हो। वो अब ताकेरू को चेक करता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। ये देखकर अब ताकेरू सोचने लगता है कि क्या दूसरे लोग मेरे स्टैट्स को देख सकते हैं? क्या स्कैन करके मैं देख सकता हूँ कि आखिर ये बंदा क्या देख पा रहा है? तो ताकेरू अब स्कैन करता है और अब उसे अपने ही स्टैट्स के बारे में पता चलता है पर अब वो काफी नॉर्मल दिख रहे होते हैं। जो देखकर ताकेरू सोचता है कि शायद से गॉड ने जो मुझे एक्स्ट्रा स्किल दी है वो दूसरे लोग नहीं देख सकते हैं। पर तभी अब वो बंदा कहता है कि लेकिन तुम्हारे अंदर ये ब्लेसिंग ऑफ ड्रैगन क्यों दिखा रहा है? तो ताकेरू अब उन लोगों को भी दिखाता है और कहता है कि इस वजह से क्योंकि मेरे पास एक ड्रैगन है, ये मेरा पार्टनर है। जिस पर वो बंदा कहता है कि क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि ये तुम्हारा ही है? तो अब ताकेरू अब उसके ऊपर एक चाम पहना देता है जो कि विलेज के बच्चों ने उसे दिया था। ये देखकर अब बीबी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर वो बंदा कहता है कि ठीक है, मैं मेयर को बता दूंगा कि सिटी के अंदर एक ड्रैगन आया है। जिसके बाद वो लोग अब उसे गिल्ड का रास्ता बता देते हैं और बेलकाइम में वो उसका स्वागत करते हैं। अंदर आने के बाद अब ताकेरू काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब उसे यहाँ पर काफी ज्यादा अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिल रहे हैं। जिसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सीधा गिल्ड के अंदर आ जाता है और अब रिसेप्शनिस्ट उसका स्वागत करती है। वो बताती है कि इस गिल्ड का नाम है यूरोपा और इस रिसेप्शनिस्ट का नाम है आरियाना। वो अब ताकेरू से फॉर्म फिल करने के लिए कहती है। तो ताकेरू भी फॉर्म फिल कर देता है और लिख देता है कि वो एक मटेरियल गैदरर है। आरियाना अब उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे पास कोई लड़ने का एक्सपीरियंस है? तो ताकेरू कहता है कि हाँ, थोड़ा सा। जैसे मैंने एक बड़े से बर्ड को हराया और ऐसे वुल्फ को हराया जिनकी पूंछ पर सांप था और एक क्रैब को भी हराया। तो अरियाना कहती है कि क्या तुम्हारे पास इस चीज का प्रूफ है? तो वो कहता है हाँ। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा उस क्रैब को ही अपने बैग से बाहर निकाल देता है।
वहीं वो क्रैब इतना भारी होता है, इस वजह से तो टेबल भी टूट जाती है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। ताकेरू अब कहता है कि क्या प्रूफ के तौर पर इतना काफी है। तभी ये सब गिल्ड मास्टर भी देख लेता है और अब वो देखता है कि ताकेरू के पास तो एक आइटम बॉक्स भी है। उसे उसके ऊपर शक होने लगता है, इसलिए अब वो ताकेरू के ऊपर एवरेस्ट स्किल को यूज कर देता है। तब उसे पता चल जाता है कि ताकेरू सच बोल रहा है और वो कोई बुरा पर्सन नहीं है। वो अब ताकेरू से पूछता है कि क्या तुम्हारे पार्टी के अंदर और भी कोई मेंबर है जिनके साथ तुम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ, बी है मेरा पार्टनर। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि ताकेरू जो कि एक गैदरर है, उसके पास एक पार्टनर है जो कि एक ड्रैगन है। वहीं पर अब जितने भी एडवेंचर्स होते हैं वो सोचने लगते हैं कि अगर ताकेरू हमारी पार्टी के अंदर आ जाएगा तो हम लोगों का काफी फायदा हो जाएगा। वो लोग अब ताकेरू के पास जाने वाले थे, पर तभी आरियाना सभी लोगों को रोकती है और अब वो ताकेरू से कहती है कि चलो दूसरे रूम में चलते हैं और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। और अब दूसरे रूम में आकर वो अब ताकेरू का रजिस्ट्रेशन कर देती है और अब उसे एक गिल्ड कार्ड दे देती है जो कि एक ब्रेसलेट जैसा दिखता है। आरियाना बताती है कि शुरुआत में तुम्हारी रैंक F होगी, उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ जाएगी। अगले सीन में ताकेरू अब उसी मरे हुए सोल्जर के घर पर आ जाता है जो कि उसे जंगल में मिला था। हमें पता चलता है कि ताकेरू ने इस विलेज में आने से पहले उन्हीं गार्ड से पूछ लिया था इस बंदे के घर के बारे में। उसे ये भी पता चलता है कि वो जो सोल्जर था वो काम इसलिए करता था जिससे कि वो अपने पापा के लिए दवाइयाँ खरीद सके। ताकेरू भी अब देखता है कि उसके फादर तो सही में बीमार है। ये देखकर अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद हमें कुछ और समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ताकेरू गिल्ड में एक क्लाइंट को काफी अच्छे अच्छे मटेरियल ढूंढ कर लाकर दे देता है। तभी आरियाना भी वहां आ जाती है। वो ताकेरू को बताती है कि तुम्हारे लिए काफी सारी जॉब्स आई हैं, जिस पर अब वो सोचता है कि वो सारी जॉब्स को तो नहीं ले पाएगा, इसलिए वो कुछ ही जॉब्स को ले लेता है। जिसके बाद वो हॉट स्प्रिंग में आ जाता है। वो अब याद करता है कि बेलकाइम में आए हुए उसे 1.5 महीना पूरा हो चुका है। जब वो पहली बार यहाँ आया था तो यहाँ का बात काफी बेकार था, तो वो अपनी क्लीन वाली पावर का यूज करके पानी को साफ कर देता है और अब इसी के साथ अब वो गर्म पानी में मजे कर रहा होता है और अपनी सारी थकान हटा रहा होता है। तभी वहाँ पर क्ले नाम का बंदा आ जाता है जो कि रेयरली ही यहाँ पर नहाने के लिए आता है। हमें पता चलता है कि ताकेरू ने उस सोल्जर के फादर को अपनी हीलिंग पावर को यूज करके ठीक कर दिया है। इसी के बारे में वो ताकेरू से पूछने लगता है कि क्या तुम हीलिंग स्पेल यूज कर सकते हो। तो वो कहता है कि वो तो बस मैं ऐसे ही कर रहा था, किसी को मैंने कॉपी किया था। जिस पर अब क्ले कहता है कि अभी तक तुम्हें नोटिस मिल चुका है कि तुम अपनी रैंक बढ़ा सकते हो, तो तुम अपनी रैंक क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। जिस पर वो कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर ज्यादा अटेंशन आए। अगले सीन में गिल्ड में अब वही बंदा अब ताकेरू को उसकी जॉब को कंप्लीट करने का रिवॉर्ड दे देता है और कहता है कि तुम अब अपनी रैंक को बढ़वा सकते हो तो बढ़वा लो ना, इससे हमारा भी फायदा होगा। वहीं ताकेरू उसे मना कर देता है क्योंकि उसे लो रैंक की जॉब्स को पूरा करने में ही मजा आता है और उसके ऊपर ऐसे करने से ज्यादा टेंशन भी नहीं आएगा। वो दरअसल शांति से अपनी लाइफ को जीना चाहता है, पर तभी अचानक से एक बंदा आकर वहाँ पर बताता है कि गॉब्लिन्स हमला कर रहे हैं। तो अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी एडवेंचरर्स अब उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बंदा जो कि सभी का हेड है वो सभी से कहता है कि जितने भी डी रैंक के हैं या फिर उससे भी हाई वाले हैं उन सभी को इकट्ठा करो नॉर्थ स्टेशन में, और जितने भी हीलिंग मैजिशियन हो सके और जितने भी डॉक्टर हो उन्हें लेकर आओ। और अब वो म्यूसली से पूछता है कि क्या अभी सिटी के अंदर कोई ए रैंक का एडवेंचरर है। तो वो बताती है कि अभी के लिए सिर्फ क्ले है। जो का वो बंदा कहता है कि ठीक है, जल्दी से उसे इन्फॉर्म करो। वहीं ये सब कुछ अब देखकर ताकेरू सोचता है कि मेरी तो रैंक अभी तक F ही है, तो मेरा तो यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है, मैं चलता हूँ यहाँ से। ऐसे बोलकर अब वो जा रहा होता है, पर तभी अब वही बंदा उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। तो अब ना चाहते हुए भी ताकेरू को उसकी बात माननी पड़ती है। अगले सीन में वही बंदा अब सभी लोगों को इकट्ठा करता है और अब सभी को बताता है कि जो साउथ वेस्ट स्टेवलो प्लेन्स है वो फ्रंट लाइन होने वाली है। वहीं से वो जो गॉब्लिन्स है वो बेलकाइम की तरफ आएंगे, उन लोग को ब्रिज पार मत करने देना। जिस पर सभी एडवेंचरर्स अब जोश में कहते हैं कि हाँ। उन सभी को इतना जोश में देखकर ताकेरू सोचता है कि इन सभी लोगों में तो काफी जोश है, मैं इनको कभी भी कीप अप नहीं कर पाऊंगा। उसे इतना डरा हुआ देखकर कुछ एडवेंचरर उससे कहते हैं कि तुम्हारी F रैंक है ना, कोशिश करना कि तुम हमारे रास्ते के बीच में ना आओ। ऐसे बोलकर अब वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर तभी अब वही बंदा वहां पर आ जाता है। वो अब ताकेरू से कहता है कि तुम वही गैदरर हो ना जिसके बारे में मैं काफी सुन रहा हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में गिल्ड मास्टर से काफी अच्छी बातें सुनी हैं। गिल्ड मास्टर रेयरली ही किसी को इस तरीके से प्रेस करता है। ऐसा बोलने के बाद वो ताकेरू को घूरने लगता है, जिस पर वो भी उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा होता है। जो देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो काफी इंटरेस्टिंग हो, तुम एक पहले पर्सन हो जो कि मेरी प्रेजेंस से नहीं डरे हो।
वो उसे कहता है कि तुम दिखने में नहीं लगते हो, पर मुझे विश्वास है कि तुम काफी अच्छा अकेले कर सकते हो। मुझे पता है कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो इसलिए वो चीज प्रोटेक्ट करना जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ऐसा बोलकर अब वो बंदा वहां से चला जाता है और अब वो म्यूसली से कहता है कि बाकी का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। म्यूसली अब ताकेरू से कहने लगती है कि माफ करना गिल्ड मास्टर के बिहेवियर के लिए। ये सुनकर अब हमें समझ आता है कि गिल्ड मास्टर ये नहीं है बल्कि ये है। अगले सीन में वो लोग अब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब म्यूसली को एक मॉन्स्टर दिखता है। उसे देखकर अब वो काफी ज्यादा डर जाती है और अब वो तो रोने लगती है। तो अब ताकेरू उसे शांत कराता है और कहता है कि ये बैटलफील्ड है, तुम्हें इस तरीके से डरना नहीं होगा। तुम हीलिंग मैजिक यूज कर सकती हो ना, तो अपना फोकस लोगों को हील करने में करो। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी इस तरीके से डरना नॉर्मल है। तुम्हें इस तरीके से शर्माना नहीं चाहिए कि तुम्हें डर लग रहा है। हम लोग लड़ते ही इसलिए हैं क्योंकि हम लोग को डर लगता है। हम तो बस इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हम लोग को सर्वाइव करना होता है। तुम्हारे पास भी पावर है सर्वाइव करने की, तो उसे यूज करो। ये सुनकर अब म्यूसली भी थोड़ी मोटिवेट हो जाती है और कहती है कि हाँ, जितना मुझसे होगा मैं उतना करूंगी। ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है। वहीं पर हमें पता चलता है कि इन सारी चीजों को क्ले भी सुन रहा था। वो अब ताकेरू से कहता है कि तुम तो काफी पैशनेट पर्सन हो। उसे देखकर ताकेरू पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो फ्रंट लाइन पे होने चाहिए थे ना। तो वह कहता है कि मेरी जो पुरानी चोट है वो मुझे आज काफी दर्द दे रही है। तो अब ताकेरू भी कहता है कि हाँ, मैंने भी नोटिस किया है, तुम्हारी कमर पे मैंने काफी निशान देखे हैं, क्या उन्हीं में दर्द होता है। तो अब क्ले कहता है कि हाँ, जो ये चोट है ये एक वॉरियर के लिए शर्म का बैज होती है। ये मेरी चोट कमर पे है, तो इससे तुम्हें लगा होगा कि ये चोट मुझे तब लगी होगी जब मैं दुश्मनों से भाग रहा था। जिस पर ताकेरू कहता है कि लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें ये चोट किसी को डिफेंड करते टाइम लगी थी। इतनी बड़ी चोट लगने के बाद भी तुम जिंदा हो, इसका मतलब है कि तुम किसी और को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इसमें शर्म की बात क्या है। ये सुनने के बाद अब क्ले भी काफी खुश हो जाता है कि ताकेरू उसके बारे में बुरा नहीं सोचता है। तभी अचानक से वो लोग अब देखते हैं कि जो गॉब्लिन्स है वो फ्रंट लाइन को ब्रीच करके अब सीधा वहां पर पहुंच चुके हैं। तो क्ले अब डिसाइड करता है कि वो आगे जाएगा। जिस पर अब ताकेरू कहता है कि लेकिन तुम्हारी चोट में तो दर्द हो रहा है। जिस पर वो कहता है कि हाँ, भले मेरी बॉडी क्यों ना टूट जाए, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और बाकी सभी लोगों को। ऐसा बोलकर वो लड़ने के लिए चला जाता है। वहीं ताकेरू अब नोटिस करता है कि जो म्यूसली है वो अब सभी लोगों को हील कर रही है और अब वो और डर नहीं रही है। ये देखकर अब ताकेरू भी सोचता है कि वो इस तरीके से खाली हाथ नहीं बैठा रह सकता है। इसलिए अब वो उस एरिया के अंदर मैजिक शील्ड लगा देता है, जिससे कि वहाँ के लोग सेफ रहें। और अब वो खुद क्ले को ढूंढने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हमें बैटलफील्ड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उन्हीं दो एडवेंचरर्स को देखते हैं। वो लोग एक ही बारे में काफी सारे गॉब्लिन्स को संभाल नहीं पा रहे होते हैं और अब कुछ गॉब्लिन्स उनसे छूटकर अब आगे बढ़ जाते हैं और अब वो बेलकाइम की तरफ जाने लगते हैं। तभी ताकेरू वहां पर पहुंच जाता है और अब अपने हाथ को वो काफी ज्यादा सख्त कर लेता है और अब वहीं से वो उन गॉब्लिन्स को मारने लगता है। तभी बी भी अपनी पावर का यूज करके सभी मॉन्स्टर्स को काफी जोर का झटका दे देता है और खत्म कर देता है। ताकेरू अब उन एडवेंचरर से जाकर कहता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर्स यहाँ तक कैसे पहुंच गए। जिस पर कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि हाई रैंकिंग मॉन्स्टर एक गॉब्लिन सर्जेंट आ गया है, उसी की वजह से फ्रंट लाइन कोलैप्स हो गई, पर क्ले की वजह से हम लोग वहाँ से भाग पाए। इसके बाद हमें अब क्ले को ही दिखाया जाता है जो की काफी सारे गॉब्लिन से लड़ रहा है, पर अब उसकी हालत बुरी होने लगती है और अब वो और ज्यादा लड़ नहीं पाता है। कुछ गॉब्लिन्स अब उसे मारने वाले होते हैं, पर तभी बी अपनी लाइटिंग पावर का यूज करके उन्हें खत्म कर देता है। ताकेरू को वहां पर देखकर क्ले कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर अब वो कहता है कि तुम्हारी हालत लड़ने लायक नहीं है, तुम्हारी चोट में तुम्हें काफी दर्द हो रहा है। अभी के लिए हम लोग वापस चलते हैं और एक काउंटर अटैक तैयार करते हैं। भी और मैं भी लड़ सकते हैं, तुम चिंता मत करो। जिस पर वो कहता है नहीं, अगर हम लोग भाग भी जाएंगे तो भी वो लोग हमें पकड़ लेंगे। इतने में ही गॉब्लिन सर्जेंट वहां पर आ जाता है और अब वो उनके ऊपर हमला कर देता है और अब वहां पर और भी काफी सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं, तो वो लोग को भी अब उन लोगों से लड़ना पड़ता है। इतने में ही ताकेरू अब क्ले से कहता है कि तुम्हारी कमर पर जो चोट है क्या वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम उन्हें गायब क्यों नहीं करवाना चाहते हो। जिस पर क्ले कहता है कि मैं उन निशान को हेट करता हूँ, इससे मुझे याद रहता है कि मैंने एक गलती करी थी। तो ताकेरू कहता है कि अगर तुम उस निशान को हिट करते हो तो मैं उसे गायब कर देता हूँ। ऐसा बोलकर अब ताकेरू अपने बैग से वही मैजिक वाटर निकालता है और उसके ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके अब उसे हील भी कर देता है। हम लोग अब देखते हैं कि क्ले की चोट तो हील हो जाती है, पर अब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वो तो पहले से भी और ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अब वो इजीली जाकर दुश्मनों को काफी आराम से हरा देता है। जिसके बाद जब गिल्ड मास्टर वहां पर आता है, वो अब ताकेरू से कहता है कि क्या तुमने ही क्ले की पावर को बाहर निकाला है। जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैंने तो बस थोड़ी सी हीलिंग मैजिक को यूज किया था। तो गिल्ड मास्टर कहता है कि नहीं, इतना नहीं है, मैंने सुना कि तुमने एक बड़ी सी स्पेल फेंकी उसके ऊपर, आखिरकार तुम कौन हो। जिस पर अब वो कहने लगता है कि मैं तो बस एक नॉर्मल सा एफ रैंक का एडवेंचरर हूँ जो कि मटेरियल्स को इकट्ठा करता है। तो अब गिल्ड मास्टर उस पर शक करने लगता है, पर
वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे एक्शन के लिए गिल्ड तुम्हें रिवॉर्ड देगी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि क्ले नॉर्मल हो चुका है और अब वो ताकेरू से पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने किया क्या, मेरे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई। जिस पर वो कहता है कि मैंने तो बस तुम्हारे ऊपर मैजिक एलिमेंट वाटर फेंका था और रेडी फुलियास कास्ट किया था। वो बताता है कि वो जो वाटर था वो अंडरग्राउंड लेक से कनेक्ट था जो कि एंशिएंट ड्रैगन के घर का था। ये सुनकर क्ले हैरान हो जाता है और कहता है क्या एंशिएंट ड्रैगन कौन है। तो ताकेरू बताता है कि वो बी के पेरेंट्स हैं। ये सुनकर क्ले अब हैरान हो जाता है और अब वो ताकेरू से पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने वो पानी मेरे ऊपर क्यों फेंका। तो वो कहता है कि मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हारी जो हीलिंग है वो और ज्यादा स्पीड अप हो जाएगी। जिस पर अब क्ले कहता है कि इसका मतलब तुम एडवांस हीलिंग स्पेल भी यूज कर सकते हो। जिस पर ताकेरू कहता है कि मैं तो बस कॉपी कर रहा था जो मैंने देखा था। अपेरेंटली हीलिंग मैजिक तब ज्यादा इफेक्टिव होता है जब मैं बॉडी के कंपोजिशन को इमेजिन करता हूँ। ये काम इसलिए कर गया क्योंकि मुझे पता है कि जो इम्पोर्टेंट नसें होती है वो बैग के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। ये सब सुनकर क्ले बहुत शौक हो जाता है और अब वो ताकेरू से कहता है कि सच सच बताओ कि आखिर तुम हो कौन। तो अब ताकेरू भी सोचने लगता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। गॉड ने मुझे ये तो नहीं कहा है कि मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता हूँ, पर अगर मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। पर मुझे बुरा भी लग रहा है क्योंकि मेरी ही गलती की वजह से क्ले का अपीयरेंस बदल गया। ताकेरू ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा होता है, जिसे देखकर क्ले कहता है कि अगर तुम्हें परेशानी है तो मत बताओ, माफ करना मैंने तुम्हें फोर्स किया। ऐसा बोलने के बाद अब क्ले वहां से जाने लगता है, पर तभी ताकेरू उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दरअसल मैं दूसरी दुनिया से हूँ। जो सुनकर क्ले अब काफी शौक हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारा ये मतलब है कि तुम रीइनकार्नेट हुए हो। जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं एक बार मर चुका हूँ और अब मैं इस बॉडी के अंदर वापस से जन्म हुआ हूँ। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ताकेरू अब उसे सारी घटनाएं बताता है कि किस तरीके से वो इस दुनिया के अंदर आया। इन सही बातों पर क्ले विश्वास तो नहीं करता है, पर वो कहता है कि लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि तुमने मेरी पुरानी चोट को ठीक कर दिया और मुझे एक ड्रैगन न्यूट में बदल दिया, तो शायद से तुम सच कह रहे हो। ताकेरू कहता है कि ड्रैगन न्यूट क्या होता है। जिस पर बताता है कि ये हम लिजर्ड मैन की एंसेस्टर स्पीशीज है, मतलब हमारे एंसेस्टर का ये फॉर्म हुआ करता था। मुझे गर्व है कि मैं इस फॉर्म को ले पाया, पर मुझे डर लगता है कि जब मैं इस फॉर्म में आता हूँ तो कहीं मैं अपना दिमाग खो ना दूं और सारी चीजों को तबाह ना कर दूं। तो ताकेरू कहता है कि घबराओ मत, मुझे विश्वास है कि तुम जल्दी सीख जाओगे कि आखिर यूज कैसे करते हैं इस फॉर्म को। जिस पर क्ले कहता है कि ऐसा नहीं होता है, तुम काफी केयरलेस हो। मैं तुम्हें काफी समय से बताना चाहता था कि तुम काफी केयरलेस हो, तुम्हें इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। चलो आज बैठकर मैं तुम्हें सब कुछ सिखाता हूँ। अगली सीन में हम देखते हैं कि ताकेरू अब कुछ खरीदने के लिए क्राफ्टमैन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है। वो यहाँ पर एक लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ की दुकान पर आया है और अब दुकान के सामने उसे रिबल नाम की लड़की मिलती है जो कि ताकेरू से पूछती है कि तुम्हें क्या काम है। तो वो कहता है कि क्या तुम सीजर बेचते हो, मुझे मटेरियल्स को इकट्ठा करने के लिए ये चाहिए। जो सुनकर रिबल कहती है कि क्या तुम वही गैदरर हो जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। तो वो भी कहता है कि हाँ मेरा नाम ताकेरू है। ये सुनकर रिबल काफी खुश हो जाती है और कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो बताती है कि मेरे मास्टर ग्रूसास तुम्हारी मदद कर सकते हैं, वो एक टॉप क्लास के ब्लैकस्मिथ हैं, पर एक सामान है जो कि ग्रूसास को चाहिए, पहले तुम्हें वो सामान लेकर आना पड़ेगा। तो ताकेरू भी मान जाता है और अब उसके बाद वो लोग दुकान के अंदर आ जाते हैं। वो अब देखता है कि यहाँ पर तो ब्लैकस्मिथ जो है वो काम कर रहे हैं, जो देखकर वो कहता है कि ये तो काफी कमाल का काम कर रहे हैं। जिस पर रिबेल भी कहती है कि हाँ देखना, एक दिन मैं ग्रूसास की टेक्निक को सीख लूंगी और एक हीरो के लिए तलवार बनाऊंगी। जिसके बाद अब वो ग्रूसास से मिलने के लिए जाते हैं। ग्रूसास भी अब ताकेरू को देखकर समझ जाता है कि ताकेरू वही फेमस मटेरियल गैदरर है। रिबेल अब दादाजी से कहने लगती है कि मैं सोच रही थी कि ताकेरू इधरा और को लेकर आ सकता है, जिससे हम लोग तलवार बनाकर क्राफ्टमैन एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो दादाजी कहने लगती है कि नहीं, इधरा ऑर्ब रूहाई माइन के अंदर मिलता है। एक गैदरर के लिए वहां पर जाना काफी ज्यादा खतरनाक है। पर अब रिबेल उसे फोर्स करने लगती है। वो कहती है कि एक बार इससे पूछ कर तो देख लो, पर अब दादाजी अभी भी मना कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि रूहाई माइन के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं, अफवाहों की सुने तो वहाँ पर डीमंस भी हैं। ये सुनकर अब रिबेल भी कहती है कि मैंने सुना है कि उन्हीं डीमंस की वजह से इधरा और की सप्लाई गिर चुकी है। माफ करना, मैंने इसके बारे में ताकेरू को बताया नहीं था। जिस पर अब दादाजी उससे कहते हैं कि तुम तो लाइफ की वैल्यू भी नहीं करती हो, इसलिए तुम्हें तो अब एक हथौड़ा पकड़ने का भी हक नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम ताकेरू को यहाँ पर लेकर आई हो,
पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग ताकेरू को वहाँ पर मरने के लिए भेज देंगे जस्ट बिकॉज हम लोग काफी डेस्परेट हैं एग्जीबिशन में जीतने के लिए। ये सुनकर रिबेल को भी अपनी गलती रियलाइज होती है और अब वो ताकेरू से कहती है कि माफ करना, इन सभी चीजों के बारे में भूल जाओ। पर तभी अब यही सारी बातें सुनकर ताकेरू अब दादाजी से कहता है कि तुम कह रहे हो कि जो और तुम्हें चाहिए वो रिहाई माइन के अंदर ही है। चलो अगर मैं वहाँ से वो और लेकर आ जाऊंगा तो क्या आप मेरे लिए ऐसी चीजें बना दोगे रिवॉर्ड के लिए जिन्हें सिर्फ मैं ही यूज कर सकूं। तो अब दादाजी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने सुना नहीं क्या, वहाँ पर काफी मॉन्स्टर्स हैं। तो ताकेरू कहता है कि चिंता मत करो, नीचे जो कुछ भी होगा मैं उसे संभाल लूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब ताकेरू उसकी टेबल पर वही क्रैब का एक हिस्सा रख देता है, जिसे देखकर दादाजी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस मोस्टो को मारने में तो बी रैंक के एडवेंचरर्स को भी काफी दिक्कत होती है। जिस पर ताकेरू कहता है कि हाँ, पर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, इसलिए प्लीज मुझे इस जॉब को लेने दो, मैं उस और को लेकर आ सकता हूँ। तो अब दादाजी भी उसकी बात मान जाते हैं। अगले सीन में ताकेरू अब रूहाइन माइन में जाने लगता है। वहां पर जाने से पहले उन लोग को बुइरा विलेज को पार करना होगा, जिसे मैनेज वोजरा ओलिव करते हैं। वहीं अब ताकेरू देखता है कि घोड़ाखाड़ी में दो और लोग बैठे थे। वो लोग अब बात करने लगते हैं कि हाल फिलहाल में काफी कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, जैसे कि रोब्रिस पास के अंदर जो पॉइजनस हर्ब थे वो अचानक से ही रातों रात मुरझा गए, और तो और व्हाइट ट्री के फॉरेस्ट के अंदर भी कुछ न कुछ डिस्टरबेंस हो रही है। जो सुनकर ताकेरू सोचता है कि कहीं ये मेरी गलती तो नहीं है, पर वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसके बाद अब ताकेरू वहां पर उतर जाता है। उतरने के बाद अब उसे वहां पर एक हॉर्स ट्रेडर का घर दिखाई देता है। वो अब सोचने लगता है कि काश मेरे पास भी एक घोड़ा होता जिस पर बैठकर मैं ट्रेवल कर पाता। तभी अचानक से वहां पर उसे उसी एल्फ की आवाज सुनाई देती है, जो कि अब उस हॉर्स ट्रेडर से कह रही होती है कि मुझे एक सफेद घोड़ा चाहिए, ना कि एक पक्षी। तो वो बंदा कहता है कि हमारे लिए तो ये हॉर्स ही है, क्योंकि ये सामान को उठाकर लेकर जा सकता है, पर अगर तुम्हें एक सफेद घोड़ा चाहिए यानी कि एक व्हाइट पेगासस चाहिए तो तुम्हें वोज रियाल में जाना चाहिए, जो कि ड्वार्फ का किंगडम है। तो वो लड़की भी मान जाती है और अब उसे काफी भूख लग रही होती है और अब वो वहाँ से चली भी जाती है। उसे सुनकर अब ताकेरू सोचता है कि ये भी वहीं जा रही है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले ताकेरू अब वहाँ पर एक फॉरेस्ट में आ जाता है, जहाँ पर अब वो काफी सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करता है। तभी वापस से वहाँ पर उसे वही एल्फ दिखाई देती है जो कि भूखी और प्यासी थी। तो अब ताकेरू उसकी मदद कर देता है, वो उसे पानी और खाना दे देता है, पर अभी भी वो देखता है कि उसमें से तो अभी भी गंदी स्मेल आ रही है, इसलिए वो क्लीन यूज करके उसे पूरी तरह साफ कर देता है। ये देखकर अब वो लड़की भी खुश हो जाती है और अब वो ताकेरू को अपना नाम बताती है। उसका नाम होता है वेल। हम एल्फ की जो भी मदद करता है हम उसकी मदद करते हैं। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करती हूँ। तो ताकेरू भी कहता है ठीक है, अगले टाउन तक पहुँचने में हम लोग तुम्हारी मदद लेंगे। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर फॉरेस्ट में काफी सारे सामान को इकट्ठा करते हैं, पर अब यहाँ पर रात भी होने वाली है। वेल अब कहती है कि मैं जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करती हूँ। तो ताकेरू कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास आग जलाने के लिए मैजिक स्टोन है। तो वेल अब कहने लगती है कि लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से कैंप फायर करेंगे यानी कि लकड़ियों से आग लगाएंगे तो कोई और एडवेंचरर जो कि यहाँ पर आएगा उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर कैंपिंग करने की सेफ जगह है, तो वो लोग भी यहाँ पर कैंपिंग कर पाएंगे। जिस पर अब ताकेरू कहता है कि हाँ, ये तो तुमने दिमाग वाली बात कर दी। जिसके बाद अब वेल फॉरेस्ट में जाती है और अब लकड़ियां इकट्ठा करने की जगह वो पूरा पेड़ का ही टुकड़ा ले आती है। तो देखकर ताकेरू कहता है कि लेकिन हमें तो लकड़ियां चाहिए थी। जिस पर वह कहती है कि चिंता मत करो। ऐसा बोलने के बाद अब वो उस लकड़ी के टुकड़े को आसमान में फेंक देती है और वो अपने नाइफ को निकालकर उसके ऊपर काफी सारे हमले करती है और अब वो उस पेड़ के टुकड़े के काफी सारे छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, जिससे कि अब वो लोग उस लकड़ी का यूज करके आग जला पाएंगे। ताकेरू अब ये भी नोटिस करता है कि जो वेल के पास जो तलवार है वो ए रैंक का वेपन है। अगले सीन में ताकेरू अब खाना बना देता है और अब वो वेल को काफी ज्यादा पसंद आता है। वो उसे कहती है कि क्या तुम भी वोजरियाल में जा रहे हो। जिस पर वो कहता है कि हाँ, मुझे एक जॉब मिली है, मुझे जाकर ईदरा और को लेकर आना है। वैसे तुम क्या करने जा रही हो। जिस पर वो कहती है कि मैं हेवन के व्हाइट पेगासस को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मेरी बहन रियुति कारा उसका काफी समय से वेट कर रही है। जिसके बाद वो खाना खाकर ताकेरू से कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद फिर से ले ली, अब मुझे तुम्हारे लिए और भी कुछ करना पड़ेगा। जिस पर अब ताकेरू कहता है कि ऐसी बात है तो क्यों ना मैं तुम्हें अपने बॉडीगार्ड के तौर पर हायर कर लूं। और वैसे तुमने जो वो कमाल के तरीके से लकड़ियां काटी, मैं वो सीखना चाहता हूं तुमसे। तो वो भी अब मान जाती है उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए। जिसके बाद अब सोने का समय हो जाता है। बी और वेल इतने जोर जोर के खराटे मार रहे होते हैं कि ताकेरू तो सो ही नहीं पा रहा है। और अब सुबह उठकर वो लोग अब फिर से ट्रैवल करने लगते हैं, पर अब ताकेरू के अंदर तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी आ गए हैं क्योंकि वो रात भर सोया ही नहीं है।
जिसके बाद वो लोग अब एक रिवर के पास पहुंच जाते हैं। इस रिवर को पार करने के बाद ही वो ड्वार्फ का किंगडम आ जाएगा और रियूहाई माउंटेन भी आ जाएंगे। इस किंगडम में आने के बाद सबसे पहले वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं और ड्वार्फ की वो लोग एक स्पेशल डिश खाते हैं जो कि उन्हें बहुत टेस्टी लगती है। वेल कहती है कि मेरे फ्रेंड ने भी मुझे कहा था कि ये टेस्टी होता है। मेरा वो दोस्त एक लिजर्ड मैन है। जिस पर अब ताकेरू कहता है कि क्या ही कोइंसिडेंट है, मैं भी एक लिजर्ड मैन को जानता हूँ। तो वेल कहती है कि जो मेरा दोस्त है वो एक ऑनरी ड्रैगन किंग है और वो स्टोलफास्ट एम्पायर का होली ड्रैगन नाइट भी है। उसने कहा तो था कि वो बेलकाइम में जाएगा, शायद से तुम ऑलरेडी वहीं उससे मिले होगे। तभी हमें पता चलता है कि जिसकी वो बात कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि क्ले है और वो भी साइड में बैठकर खाना खा रहा था। वो अब वेल की बातें भी सुन लेता है। वह उसे बताता है कि ताकेरू मेरा दोस्त है, पर मुझे इस बात से काफी गुस्सा आ रहा है कि ये मुझे बिना बताए टाउन से चला गया। उसे गुस्से में देखकर ताकेरू भी डर जाता है और कहता है कि मैंने गिल्ड में रिपोर्ट तो किया था, पर माफ करना मैं तुम्हें बताना भूल गया क्योंकि मैं थोड़े समय के लिए ही जाने वाला था। मैं दरअसल रियूहाई माइन में जाने वाला हूँ ईदरा और को कलेक्ट करने के लिए। जोसुन का क्लियब कहता है कि लेकिन तुम्हारी रैंक काफी कम है, तुम्हें वहाँ का माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। वैसे वो जगह काफी खतरनाक भी है। इस जॉब को पूरा करने के लिए तुम्हें एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जिस पर ताकेरू कहता है कि हाँ मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। मास्टर ग्रुसास ने प्रॉमिस किया है कि अगर मैं इस जॉब को पूरा करूंगा तो मेरे लिए सीजर्स बनाएंगे। क्या पता वो और ज्यादा खुश होकर मेरे लिए एक कुकिंग पॉट बना दे और एक ऑमलेट वाला पैन बना दे। चलो अब हम लोग जा रहे हैं। ये सुनकर क्ले कहता है कि ऐसी बात है तो मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगा। मैं भी जरा वोजरियल में जाने ही वाला था अपने स्पीयर को रिपेयर करवाने के लिए। ये सुनकर वेल भी अब एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि हाँ क्ले भी ताकेरू का बॉडीगार्ड बन सकता है। तो वो भी मान जाता है और अब वो दोनों ही ताकेरू के बॉडीगार्ड बन जाते हैं। अगले सीन में वो लोग अब सिटी के पास पहुंच जाते हैं, पर वो देखते हैं कि यहाँ की एंट्रेंस पर लाइन काफी ज्यादा बड़ी है। पर क्योंकि क्ले एक काफी स्पेशल पर्सन है वो वेल और ताकेरू की एंट्री काफी जल्दी करवा देता है। वहाँ पर वो जो गार्ड होता है जो उन लोग को अंदर लेकर आ रहा होता है वह उन लोग को बताने लगता है कि जो वोजरियल है शुरुआत में वो एक माइनिंग सेटलमेंट हुआ करता था जो कि बड़ी बड़ी केव्स के अंदर बनाया गया था। तुम लोग का अब स्वागत है ड्वार्फ किंगडम के अंदर। ताकेरू अब ड्वार्फ किंगडम को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ये जो सिटी है ये पूरी अंडरग्राउंड है। वो जो गार्ड होता है वो अब क्ले से कहता है कि किंग आपसे मिलना चाहते हैं। जिस बात पर ताकेरू हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम किंग को जानते हो। जिस पर क्ले कहता है कि हाँ, पर हम लोग के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जिस पर अब वो गार्ड कहता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम ही वो हीरो हो जिसने थंडर किंग जेनगम को बचाया था। इस पर अब ताकेरू कहता है कि क्या ये सच है। जिस पर अब क्ले कहता है कि इतनी भी बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि काफी समय पहले जो ड्वार्फ लोग थे वो बस स्मिथिंग ही कर सकते थे, वो लोग वेपन्स यूज नहीं कर सकते थे, जिस वजह से उन लोग को डीमन किंग को एक प्राइस पे करना पड़ती थी। पर जैसे उस डीमन ने देखा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तभी वो डर के मारे यहाँ से चला गया। इस पर अब वो गार्ड भी कहता है कि हाँ उसी दिन को मनाने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने स्टैचू भी बना रखा है। वो लोग अब देखते हैं कि यहाँ पर तो सही में क्ले का स्टैचू बना हुआ है, पर ये तो थोड़ा बहुत गॉडजिला जैसे लग रहा है। वो बिल्कुल क्ले की तरह लग ही नहीं रहा है, जो देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है और अब वो राजा के पास आकर कहता है कि आखिरकार तुमने ऐसा स्टैचू क्यों बनवाया। जिस पर राजा कहता है कि वो स्टैचू काफी कमाल का दिखता है। जिसके बाद अब ताकेरू राजा को अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि ये लेटर ग्रुसास ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। राजा भी अब उस लेटर को पढ़ता है। ये लेटर ग्रुसास का है जो कि बेलकाइम कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट के ब्लैकस्मिथ गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव भी है। लेटर में ग्रुसास लिखता है कि ताकेरू को रियूहाई माइन में जाने की परमिशन दी जाए। जिस पर अब राजा भी कहने लगता है कि लेकिन काफी महीनों पहले वो जो माइन है उसके अंदर काफी सारे डीमंस रहने के लिए आ गए, जिसकी वजह से सभी लोग डर में हैं। वहाँ पर काफी सारे पावरफुल डीमंस है, क्या फिर भी तुम वहाँ जाना चाहते हो। जिस पर ताकेरू कहता है कि हाँ। वहीं क्ले अब राजा से कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं और वेल भी ताकेरू के साथ जाएंगे, हम दोनों काफी कमाल के वॉरियर्स हैं। तो राजा ये मान जाता है और अब वो कहता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये पता लगाओ कि आखिरकार रियूहाई माइन में आखिर इतने सारे डीमंस आए कैसे। जिस पर अब ताकेरू हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं डीमंस की सच्चाई थोड़ी जानने के लिए आया था, मैं तो यहाँ पर से ईदरा ओर्स को कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। पर अब ताकेरू को राजा की बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो लोग अब उस माइन के एंट्रेंस पर आ जाते हैं। वहाँ पर उन लोग को जैम्बो नाम का बंदा मिलता है जो कि इस सिटी के एडवेंचर गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट है और यहाँ पर वो उन लोगों को गाइड करने वाला है माइन में जाने का रास्ता। माइन में आने के बाद अब वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो काफी अंधेरा है, तो ताकेरू अब लाइट मैजिक का यूज करके वहाँ पर रोशनी कर देता है और अब वो मैप को पढ़कर देखने लगता है कि आखिरकार वो और है कहाँ पर। आगे बढ़ने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर तो सिर्फ लो लेवल के ही और हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो और भी ज्यादा अंदर जाएंगे।
पर अब अचानक से उन लोगों के ऊपर दो स्पाइडर हमला कर देते हैं। पर अब क्ले और वेल मिलकर आराम से उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। अंदर आने के बाद ताकेरू अब सोचता है कि यहाँ का जो मैजिक कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा डीप है। वो अब एक ऐसे रास्ते पर आ जाता है जहाँ पर से आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। पर अब ताकेरू को पता है कि इस दीवार के पार कुछ न कुछ तो है, इसलिए वो जाम्बो से कहता है कि क्या यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत माइनिंग कर सकता हूँ, तो वो भी मान जाता है। जिसके बाद अब ताकेरू सभी लोगों को पीछे होने के लिए कहता है और वहाँ पर धमाका करके सामने वाली दीवार को तोड़ देता है। जाम्बो अब ये देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पर तो इंद्रायित वेन पड़े हैं जो कि ईदरा और से भी काफी ही ज्यादा रेयर होते हैं। अब ताकेरू भी उन्हें स्कैन करता है। उसे पता चलता है कि जो इंद्रायित है वो ईदरा और का एक क्रिस्टलाइज फॉर्म होता है। तभी अचानक से उन लोग को पता चलता है कि इस केव के अंदर जो डीमन रह रहा था वो अब उन लोगों की तरफ आ रहा है, जो देखकर ताकेरू अब थोड़ा बहुत गुस्से में लग रहा होता है। वो अब वेल और क्ले से कहता है कि इस डीमन से मुझे लड़ने देना, क्योंकि ये हमारे शिकार है। हम लोग को पता चलता है कि वो जो डीमन है वो तो एक काफी बड़ा सा क्रैब है, जो देखकर ताकेरू और बी के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि उन लोग को क्रैब का टेस्ट काफी अच्छा लगता है। ये देखकर वेल और क्ले काफी हैरान हो जाते हैं कि ताकेरू और बी तो इसे खाना चाहते हैं। वो क्रैब अब अचानक से हमले भी करने लगता है। वेल अब कहने लगती है कि ये जो मॉन्स्टर है ये ए लेवल का है, हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर इससे लड़ना होगा। इस बात पर अब क्ले भी एग्री करता है और अब वो दोनों इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। पर अब ताकेरू उन लोगों को पीछे ही रोक लेता है और कहता है कि नहीं, इसे मैं संभालूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकेरू अपनी बॉडी को काफी ज्यादा हार्ड कर लेता है और अब वो सीधा ही उस क्रैब की तरफ दौड़ देता है। वहीं बी भी अपनी स्पेशल साउंड का यूज करके उस क्रैब को वहीं पर पैरालाइज करने की कोशिश करता है। इसके बाद अब ताकेरू जाकर काफी जोर से उस क्रैब के सर पर अपनी छड़ी मारता है, पर अब उसे कुछ भी नहीं होता है। ये क्रैब जितना दिखता है ये तो उससे भी ज्यादा टफ होता है, लेकिन अभी भी ताकेरू हार नहीं मानता है। वहीं पर बी अपनी आइस पावर का यूज करके उस क्रैब के पैर को वहीं जमा देता है, जिससे कि वो हिल नहीं पाता है। स्कैन करने के बाद अब ताकेरू को उस क्रैब के वीक पॉइंट्स भी दिख जाते हैं और अब वो उन्हीं पॉइंट्स पे हमले करके उस क्रैब को काफी आराम से हरा देता है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। पर अब क्ले ताकेरू से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम आखिरकार इससे अकेले ही क्यों लड़ रहे थे। तो ताकेरू कहता है कि माफ करना, वो तो मैं थोड़ा जोश में आ गया था। मुझे लगा कि हम लोग अगर वेपन का यूज करेंगे तो हमारे ऊपर काफी खून लग जाएगा, और अगर इस क्रैब को हल्की सी भी गलत जगह पर चोट लग गई तो इसे खाने में मजा नहीं आएगा। तो क्ले कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम इसे खाना चाहते हो, पर क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। मुझे पता है कि तुम काफी ताकतवर हो, तुम्हारा मैजिक भी काफी कमाल का है, पर मैं चाहता हूँ कि ऐसे मोमेंट पर तुम शांत रहो और अपने साथियों के ऊपर भरोसा करो और एक साथ मिलकर लड़ो। वैसे भी मैं और वेल तुम्हारे जजमेंट को इग्नोर नहीं करेंगे, पर फिर भी हम लोग ये चाहेंगे कि तुम हम पर थोड़ा बहुत निर्भर हो। तो ताकेरू भी कहते हैं ठीक है, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर सभी वेन्स को इकट्ठा कर लेते हैं, पर अब ताकेरू को सामने की तरफ से अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। वो कहता है कि अगर हम लोग और भी ज्यादा डीप में जाकर डिग करेंगे तो शायद से हमें और भी कमाल की चीजें मिल सकती हैं। ये देखकर ज़ैम्बो अब काफी ज्यादा खुश होकर रोने लगता है। वो ताकेरू से कहता है कि तुमने इस डीमन को मार दिया और हमारे लिए इतने सारे मिनरल्स भी इकट्ठा करके दे दिए, तुम तो काफी कमाल के हो। वहीं पर ये सब कुछ सुनकर अब ताकेरू सोचने लगता है कि इस दुनिया के अंदर अर्थक्वेक आते हैं और मॉन्स्टर्स भी अचानक से ही कहीं पर भी आ जाते हैं। शायद से ये वही इम्पैक्ट है जिसके बारे में गॉड ने कहा था कि अगर मैं इस दुनिया के अंदर आऊंगा तो इस दुनिया के अंदर इम्पैक्ट आएगा, चेंजेस आएंगे। शायद से इन्हीं चेंजेस की वजह से ही ये दुनिया के अंदर अलग अलग चीजें, अलग अलग घटना हो रही हैं। मेरे एक्शन की वजह से काफी सारी चीजें होती जा रही है। मैं होप करता हूँ कि मेरे एक्शन की वजह से पॉजिटिव चेंजेस आ सके इस दुनिया के लोगों के अंदर। जिसके बाद अब इस माइन से निकलने के बाद अब वो लोग सीधा राजा के पास पहुंच जाते हैं। ताकेरू अब राजा को बताता है कि हमने आपकी उस जॉब को पूरा कर दिया है, साथ में हम लोगों ने उस डीमन को भी मार दिया है, तो आप चैन की नींद ले सकते हो राजा जी। ज़ोम्बो भी अब राजा से कहने लगता है कि हाँ, ताकेरू सही कह रहा है, उसने अकेले ही मिलकर इतने पावरफुल से डीमन को इजीली हरा दिया। तभी ताकेरू भी प्रूफ के तौर पर उस डीमन को अपने बैग से बाहर निकाल देता है। इस काम के लिए अब राजा काफी इंप्रेस होता है। वो ताकेरू से कहता है कि तुम जो कोई भी रिवॉर्ड मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। तो ताकेरू कहता है कि हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूँ कि इस क्रैब को तुम मुझे दे दो। अगले सीन में वो लोग वापस आ रहे होते हैं। वेल अब कहने लगती है कि हम लोग को इस जॉब को पूरा करने की वजह से काफी सारे पैसे मिले हैं, मजा ही आ गया। पर ताकेरू को तो पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो सोच रहा होता है कि वो उस क्रैब का यूज करके कौन कौन सी डिश बनाकर खा सकता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वेल ने रिवॉर्ड के तौर पर राजा से व्हाइट पेगासस मांगा था और अब उसके लिए वो व्हाइट पेगासस आ चुका है। साथ में हम लोग अब देखते हैं कि जो क्ले का जो स्पीयर है वो भी रिपेयर कर दिया गया है। वहीं पर वेल के जाने का समय हो चुका है। वो कहती है कि ये पेगासस मुझे अपनी बहन के लिए चाहिए था और अब मैं इसे उसे देने के लिए जा रही हूँ। ऐसे बोलकर अब वो उस पेगासस पे बैठ जाती है और वो उसे
उसे उड़ाकर ले जाती है। जिसके बाद अब वो लोग अब शहर में वापस आते हैं। वहाँ पर गिल्ड में आने के बाद उन्हें वहाँ पर आरियाना दिखती है। वहाँ पर ताकेरू और क्ले को देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये मत कहना कि तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ पार्टी बना ली है। इस पर ताकेरू कहता है कि नहीं, हम लोग बस थोड़े समय के लिए एक साथ गए थे एक मिशन को पूरा करने के लिए। पर इतने में ही क्ले अब आरियाना से कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि हम लोग थोड़े समय के लिए एक साथ मिशन पर गए थे, पर हम लोगों ने एक पार्टी बना ली है, हम लोग एक ही पार्टी के अंदर हैं। ये सुनकर अब आरियाना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो काफी अच्छी खबर है, मैं जल्दी से जाकर इसके बारे में गिल्ड मास्टर को बताती हूँ। ऐसे बोलकर वो चली जाती है। वहीं पर अब ताकेरू क्ले से कहता है कि तुमने ये क्या किया, जिस पर वो कहता है कि क्या ही दिक्कत है, तुम्हें भी पता है कि मेरे पास कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है और वैसे भी मुझे पता है कि तुम कोई भी एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, तो बेहतर रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, है ना। तो अब ताकेरू भी सोचता है कि वैसे क्ले के साथ पार्टी बनाना इतना भी बुरा नहीं है। अगली सीन में काफी ज्यादा डिस्कशन करने के बाद अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपनी पार्टी का नाम द अजूर ब्लैक ब्रिगेड रखेंगे। अगले सीन में ताकेरू अब उस इंड्राइट को अब ग्रुसास के पास लेकर आ जाता है और कहता है कि तुमने जो मांगा था वो मैं ले आया हूँ। पर अब रिबेल और ग्रुसास उसे देखकर हैरान ही रह जाते हैं, वो तो कुछ कह ही नहीं पा रहे होते हैं। तो अब ताकेरू सोचता है कि इन्हें क्या हो गया, मुझे लगा कि हाई प्योरिटी का जो इंड्राइट होता है उसका यूज करके तलवार को बनाया जा सकता है, पर क्योंकि जो इंड्राइट है वो काफी प्योर होता है, तो क्या इसका यूज करके स्वॉर्ड बनाना मुश्किल होता है। पर अब ग्रुसास और रिबेल तो अब इस इंड्राइट को देखकर रोने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि ये काफी ज्यादा प्योर है, ये पूरी तरह परफेक्ट है। ग्रुसास अब कहता है कि मैं 120 साल का हो चुका हूँ, पर इतने सारे इंड्राइट को मैंने एक जगह पर कभी नहीं देखा है। वहीं पर ये देखकर ताकेरू काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ये लोग काफी ज्यादा खुश हैं। वो अब कहता है कि चलो मेरे एक गैदरर बनने का कुछ तो फायदा हुआ। दूसरी तरफ रिबेल अब ताकेरू से कहती है कि ये जो स्टोन्स हैं ये काफी ज्यादा कीमती हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ये तुमसे सभी खरीद सके। जिस पर ताकेरू कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मुझे तो बस वो सीजर्स चाहिए, पर वो काम तुम बाद में कर सकते हो, अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन स्टोन का यूज करके तलवार बनाओ और एग्जीबिशन में जाकर फर्स्ट प्राइज जीतो। तो वो लोग भी मान जाते हैं और वो तैयारी करने लगते हैं उस तलवार को बनाने की। जिसके बाद हम लोग को अब आधे महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर ताकेरू और क्ले बैठकर आराम से खाना पीना कर रहे थे। तभी वेड वहाँ पर आता है। वो ताकेरू से कहता है कि एक इम्पोर्टेंट पर्सन चाहते हैं कि तुम उसके पास आओ। क्ले भी अब दिखता है कि उस लेटर के ऊपर हाउस लूजलेवेच का क्रेस्ट बना हुआ है, यानी कि ये लेटर इस बेलकम यानी कि पूरे इस किंगडम के लॉर्ड का है। ताकेरू अब सोचता है कि वो मुझे बुला रहा है, कहीं अगर मैं जाऊंगा तो कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। वो बहाना मारने लगता है और कहता है कि मेरे पेट में दर्द है, मैं जा नहीं सकता हूँ। तो वेड कहता है कि चिंता मत करो, लॉर्ड बेलमीमेंट एक नोबल पर्सन है, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो ताकेरू भी मान जाता है और वो उस लेटर को पढ़ता है। उस लेटर में बेलमीमेंट ने क्ले और ताकेरू दोनों से कहा है कि मेरे घर पर आ जाना, एक जरूरी काम है। वहीं ताकेरू अब डर जाता है और कहता है कि कहीं लॉर्ड हमें इसलिए तो नहीं बुला रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं बी को उन्हें दे दूं। जिस पर वेड कहता है कि लॉर्ड ऐसे पर्सन नहीं है, वैसे भी उनके पास इस चीज की अथॉरिटी ही नहीं है कि वो बी को तुमसे ले सके। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि लॉर्ड से मिलने के लिए अब उन लोग को एक नोबल कैरेज में से लेके जाया जाता है। सभी लोग अब इतनी लग्जरी कैरेज को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो लॉर्ड की कैरेज है। इतने लोगों की अटेंशन देखकर ताकेरू कहता है कि सभी लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हैं। जिस पर क्ले बताता है कि लॉर्ड की तरफ से इन्विटेशन मिलना हर एक एडवेंचरर का सपना होता है, क्योंकि अगर लॉर्ड डिसाइड कर लेते हैं कि वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे तो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाती है। एक नॉर्मल सा एडवेंचरर भी एक नोबल पर्सन बन जाता है। जिसके बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अब उन लोग को एक बटलर दिखता है जिसका नाम है रेमोंड्स। वो अब उन लोग को अंदर लेकर आता है, पर तभी वहाँ पर अब लॉर्ड की बेटी आ जाती है और अब वो बी को देखकर कहती है कि मुझे लगा था कि ये ड्रैगन थोड़ा बहुत और इंटेलिजेंट होगा, पर कोई बात नहीं, मुझे इसी से ही काम चलाना होगा। ऐसा बोलकर वो ताकेरू से कहती है कि ये ड्रैगन अब से मेरा है, ये मुझे दे दो। तो ताकेरू उसे मना कर देता है। ये सुनकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है कि आखिरकार ताकेरू ने उसकी बात मानी नहीं। वो अब उसे कहती है कि ड्रैगन एक नोबल क्रिएचर होते हैं और मैं एक नोबल पर्सन हूँ, मेरे साथ ये ड्रैगन एकदम फिट रहेगा, तो ये मुझे दे दो। ये सुनकर ताकेरू अब उसके स्टैट्स को देखता है। उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम है टियारिस और ये रॉयल कैपिटल के अंदर बोर्डिंग स्कूल के अंदर जाती है, पर अभी ये छुट्टियों के समय पर घर पर आई हुई है। ताकेरू अब उसे अच्छे से कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये ड्रैगन तुम्हारा होना चाहिए। तो वो कहती है कि बर्नार्ड ने मुझे कहा था कि एक एडवेंचरर है जो कि अपने पास ड्रैगन रखता है, तो ये तो नेचुरल है कि एक ड्रैगन तो मेरे पास होना चाहिए। बर्नार्ड ने कहा था कि तुम्हारे सामने जब भी कोई एक एरोगेंट सा एडवेंचरर आए तो उसके सामने एकदम रॉयल तरीके से एक्ट करना, जिससे कि वो तुम्हारे ऑर्डर्स को माने। जो सुनकर अब ताकेरू सोचता है कि बर्नार्ड तो काफी हरामी है। वैसे आखिरकार बर्नार्ड है कौन?
वहीं पर ताकेरू उससे कहता है कि लेकिन माफ करना, बी मेरा फैमिली का एक हिस्सा है, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर टियारिस अब काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा बॉन्डेड पार्टनर है, माफ करना, मैंने तुमसे रूड तरीके से बात करी। ऐसा बोलकर अब वो रोने लगती है, जो देखकर भी उसे शांत कराता है। वहीं ताकेरू अब उससे पूछने लगता है कि वैसे तुम्हें आखिरकार एक ड्रैगन चाहिए ही क्यों, जिस पर वो कहती है कि मैं उसे मदर को दिखाना चाहती हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बेलकाइम का लॉर्ड आ जाता है। उसे देखकर ताकेरू हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो काफी हैंडसम है और ये तो काफी यंग भी है। अगली सी में वो लोग अब लॉर्ड के साथ बैठे होते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिरकार आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी वाइफ की मदद करो। तो ताकेरू पूछता है कि तुम्हारी वाइफ को हुआ क्या है। तो क्ले बताता है कि लॉर्ड की वाइफ आधे साल से बेड पर ही बीमार पड़ी है। वहीं अब लॉर्ड भी कहता है कि हाँ, और जब मैंने ताकेरू तुम्हारे बारे में सुना कि तुमने एक बंदे की बुरे से बुरी बीमारी ठीक कर दी, इससे प्रूव होता है कि तुम्हारी जो पावर्स है वो काफी कमाल की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर का यूज करके मेरी वाइफ को ठीक कर दो। जिस पर अब ताकेरू सोचने लगता है कि जो मेरा मैजिक है उस मैजिक की वजह से क्ले भी इवॉल्व हो गया था। अगर इस बार मैंने गलती कर दी तो मुझे नहीं पता कि लॉर्ड की वाइफ के साथ क्या हो जाएगा। वहीं अब लॉर्ड कहने लगता है कि टियारिस को भी अपनी मदर की ही वजह से एक ड्रैगन चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद टियारिस को वापस से स्कूल में जाना पड़ेगा। तो उसे लगा कि जब वो चली जाएगी तो उसकी मोम काफी उदास हो जाएगी, इसलिए वो एक प्यारे से क्रिएचर यहाँ पर छोड़कर जाना चाहती है, जिससे कि उसकी मोम हमेशा खुश रहे। मुझे पता है कि टियारिस काफी नादान है, पर उसका दिल काफी ज्यादा प्योर है, वो बस अपनी मदर के लिए ये सब करना चाहती है। वहीं पर अब ये सब कुछ सुनने के बाद तो अब क्ले भी काफी इमोशनल होकर रोने लगता है। तो अब ताकेरू से भी उन लोग की ये सब हालत नहीं देखी जाती है और अब वो भी अब कहता है कि ठीक है, मुझे दिखाओ कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है। तो वो भी मान जाता है, जिसके बाद अब वो उन लोग को अपनी वाइफ के पास लेकर आता है। वो अब अपनी वाइफ को बताता है कि मैं ताकेरू को लेकर आ चुका हूँ, ये वही पर्सन है जिसके पास मिस्टीरियस पावर है, ये किसी की भी बीमारी को ठीक कर सकता है। ऐसा बोलकर अब वो ताकेरू को सामने आने के लिए कहता है, पर अब ताकेरू कहता है कि उससे पहले क्या यहाँ पर तुम लोग थोड़ी सी रोशनी कर सकते हो। तो लॉर्ड कहते हैं नहीं, मेरी वाइफ सनलाइट से सेंसिटिव है। तो ताकेरू कहते हैं ठीक है, जिसके बाद वो जाकर अब लॉर्ड की वाइफ को स्कैन करता है। ताकेरू को अब पता चलता है कि लॉर्ड की वाइफ, जिसका नाम एमेथ है, उसको तो एक ही बारी में काफी सारी बीमारी हो रखी है। जो सुनकर लॉर्ड अब कहता है कि क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। तो ताकेरू कहता है कि मैं इन सिम्टम्स को तो ठीक कर सकता हूँ, जैसे कि सनलाइट से जो सेंसिटिविटी होती है वो, जॉइंट्स में जो दर्द होता है वो, पेट में जो दर्द होता है वो, और जो चक्कर आते हैं वो। पर अब ताकेरू सोचता है कि इसे ईवर पॉइजनिंग भी है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता है कि ये क्या होती है। अगर मेरा मैजिक इसे क्योर नहीं कर पाएगा तो कोई बात नहीं, मैं बाकी की बीमारी को तो ठीक कर दूंगा, तो शायद से इतना तो काफी होगा। ताकेरू अब लॉर्ड से कहता है कि देख लो, मैं एक अननोन एडवेंचरर हूँ, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करके अपनी वाइफ की जिंदगी मेरे हाथ में सही में दोगे। वहीं पर मेहमेद भी कहने लगती है कि जो मेरे हस्बैंड डिसाइड करेंगे मैं वही करूंगी। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए, पर मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी के हाथों को दोबारा पकड़ सकूं, इतना ही मेरे लिए काफी है। ऐसा बोलकर अब वो रोने लगती है, जो देखकर अब लॉर्ड भी इमोशनल हो जाता है और अब वो ताकेरू से कहता है कि हाँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, प्लीज मेरी वाइफ को बचा लो। तो ताकेरू भी मान जाता है और अब वो उसे ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है।